हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीके का होता है और उसी जीके के एग्जाम के लिए हमने इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आज इस वीडियो में व्याख्या सहित हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम है वो कहां पर हुई थी? यानी सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहां से हुई थी? एक नंबर ऑप्शन है आहुआ, 2 नंबर एरिनपुरा, 3 नंबर नसीराबाद, 4 नंबर है देवली टोंक। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नसीराबाद हो जाएगा। नसीराबाद अजमेर। 1857 की क्रांति की सबसे पहले नसीराबाद अजमेर से शुरू हुई थी। और हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2006-7 और 2020 में, पीएसआई 2021 में, विद्युत जो जेन एग्जाम होता है 2020 में, थर्ड ग्रेड में, प्रवक्ता में 2021 में, पीटीए एग्जाम हुआ था थर्ड ग्रेड का 2022 में, उसमें पूछा है। लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी। अब देखो नया क्वेश्चन बनेगा वो इस व्याख्या से बनेगा। व्याख्या में दे रखा है 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में मेजर स्पॉटिस वुड एम न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की और तथा क्रांति का जो अंत है वो सीकर में हुआ था। देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई को, और अजमेर में हुई थी नसीराबाद में। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मार करके इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब बात आती है इस क्रांति का अंत कहां पर हुआ था, तो ध्यान रखना सीकर में हुआ था। ठीक है, सीकर में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो अभी हमने देखा था नसीराबाद छावनी अजमेर में की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? इसका आंसर भी हमने देख लिया है। 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में पहला विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति का, और 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में। अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखो, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? एक नंबर किशन सिंह, 2 नंबर डूंगर सिंह, 3 नंबर जार सिंह और 4 नंबर है अनाड़ सिंह। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डूंगर सिंह, क्योंकि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार है वो है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह 2 नंबर पर दे रखा है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट और घोड़े शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। वह लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर दनोप में चढ़ा दिए थे। तो यह था ठाकुर डूंगर सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में 1857 में नसीराबाद विद्रोह में विद्रोह करने वाली जो बटालियन है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन देखो बॉम्बे लॉर्ड्स, और दूसरा है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और तीसरा है मेरवाड़ा बटालियन, 4 नंबर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। इसके द्वारा 1857 के अंदर नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन प्रथम थी। ठीक है, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो व्याख्या में पूरा का पूरा जो इस क्वेश्चन का सारा वो क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के लिए आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। ये व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। हमारे सभी जो क्वेश्चन है ना वो टॉपिक वाइज है। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट है तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही एक साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद में नया टॉपिक से क्वेश्चन है
वो मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? एक नंबर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, वो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ये हमने अभी व्याख्या में देखा और पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? क्वेश्चन पटवारी में पूछा है, ग्राम सेवक में पूछा है, वीडियो में पूछा है, पटवारी में पूछा है, लैब असिस्टेंट में पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? एक नंबर पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक। 2 नंबर है लाला हरदयाल तथा मेहराब खां। 3 नंबर है खुशाल सिंह तथा राम सिंह। 4 नंबर है लाला जयदाल तथा मेहराब खां। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन, लाला जयदाल तथा मेहराब खां। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कोटा में जन विद्रोह, एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया और यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां, रिसालदार व गोकुल मथुरा निवासी जयदाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेलर की हत्या कर दी गई थी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। यह बात इसके अंदर महत्वपूर्ण रहने वाली है व्याख्या के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। 1 नंबर लकड़ी से, 2 नंबर मिट्टी की ईंटों से, 3 नंबर पत्थर से, 4 नंबर लकड़ी और धातु से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों से कालीबंगा सभ्यता के अंदर चबूतरे निर्मित हैं, तो मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों में कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर बालाथल सभ्यता, 2 नंबर ओजियाना सभ्यता, 3 नंबर कालीबंगा सभ्यता, 4 नंबर गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखो। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। पश्चिम के छोटे एवं उपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं उपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र व दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? 1 नंबर पीलीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर बालाथल। यहाँ पर इसका सही आंसर देखो, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो वो है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जौ और गेहूं के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। 2 फसलें मिली हैं, गेहूं और जौ। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते थे। चन्ना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा व सोने व मूंगे व सिपों के आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो अग्नि वेदिकाएं किस स्थल या किस सभ्यता में मिली हैं? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर चहुंदाड़ो और 3 नंबर लोथल, 4 नंबर कालीबंगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। क्वेश्चन वन रक्षक 2022 में, PSI एग्जाम 21 में, लेबर असिस्टेंट 2022 में, सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, जहां पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? 1 नंबर आहड़, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर गिलूण, 4 नंबर है कालीबंगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है उसमें देखो 1 नंबर बालाथल, 2 नंबर गणेश्वर में, 3 नंबर आहड़ में, 4 नंबर कालीबंगा। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष
कालीबंगा सभ्यता में मिला है और ये सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? ध्यान रखना 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर मिट्टी के ईंटों के घर कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो 1 नंबर है मिट्टी की ईंटों के घर थे, 2 नंबर लोहे के उपकरण थे, 3 नंबर दुर्गीकरण और 4 नंबर है अग्निकुंड। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं और 3 नंबर दे रखा है दुर्गीकरण दुर्ग की तरह प्रकोटा था, 4 नंबर है अग्निकुंड वेदिकाएं 7 मिली हैं, लेकिन लोहे के उपकरण दोस्तों यहाँ पर नहीं मिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? 1 नंबर दुर्गीकरण, 2 नंबर शैल चित्र, 3 नंबर अग्निवेदी, 4 नंबर है मर्द भांड। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा शैल चित्र, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है वो है शैल चित्र। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में इन चारों कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 1 नंबर कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, 2 नंबर कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, 3 नंबर कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुगदी पियो टेसिटोरी ने की थी और 4 नंबर है प्राग हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर देखो प्राग हड़प्पा अग्निवेदिका साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के साक्ष्य प्राचीन साक्ष्य है वो हमें प्राप्त हुए हैं 2600 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? 1 नंबर गेहूं, 2 नंबर बाजरा, 3 नंबर चावल, 4 नंबर हाथी दांत के कंघी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था गेहूं मिला है, जौ मिला है, बाजरा मिला है, चना मिला है, हाथी दांत के कंघी भी मिली हैं, लेकिन चावल के अवशेष नहीं मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरता ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर कोट डिगी, 3 नंबर गिलुंड, 4 नंबर कालीबंगा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्द भांडों को उनके आकार बनावट मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? 1 नंबर सुतका गेंडोर, 2 नंबर लाहौर, 3 नंबर कोट दीजी और 4 नंबर है दोस्तों मोंटगोमरी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोट दीची, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोट दीची स्थान से मिलते हैं। कोट दीची है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कोट डिगी सभ्यता का संबंध है वो रहा है, तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से कोट डिगी या कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। 1 नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, 2 नंबर आगाड़पुर, 3 नंबर धूलकोट, 4 नंबर है बेराट। तो प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती भी है और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाड़पुर भी कहा गया है या आगाड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और धूलकोट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बेराट है वो अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सही नहीं पूछा है कि आहड़ का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बेराट नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर बालातल, 3 नंबर बेराट, 4 नंबर आहड़। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? अभी हमने इसका आंसर देखा है आहड़ को। ठीक है, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जेएन एग्जाम में पूछा है, पशुधन सहायक में पूछा है, सीटी 2023 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया था?
तो धूलकोट नामक टीले के नीचे दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? 1 नंबर आहड़पुर, 2 नंबर अगजपुर, 3 नंबर आगाड़पुर और 4 नंबर है आदमपुर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आगाड़पुर, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। आहड़ सभ्यता है वो आगाड़पुर नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेकंड ग्रेड 2011, 18 कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2022 और 19 में पूछा है, लेब असिस्टेंट में पूछा है, वनरक्षक में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है। तो महत्वपूर्ण तो है ही, ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? 1 नंबर बेराड़, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर पर है बागोर। तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम में पूछा है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? 1 नंबर ग्रेगरी पोसक, 2 नंबर पर है रतन चंद्र अग्रवाल, 3 नंबर अमलानंद घोष, 4 नंबर है अक्षय कीर्ति व्यास। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति या एके कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। आहड़ स्थल व्याख्या देखो, आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की, 1961-62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन, द्वितीय कालखंड लोह युगीन सभ्यता के घोतक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? 1 नंबर आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, 2 नंबर बागौर के शिवदास सिंह, 3 नंबर सलूम्बर के केसरी सिंह, 4 नंबर आसिंद के दुल्ले सिंह। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के दौरान सलूम्बर के केसरी सिंह ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। तो सलूम्बर के केसरी सिंह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी की थी? ऐसा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था दोस्तों जिसने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? 1 नंबर जेम्स आउटरम और दूसरा है कर्नल होम्स, 3 नंबर आईटी प्रिचार्ड और 4 नंबर है कैप्टन CL सावर्स। तो ये CL सावर्स ही था जिसने तांत्या टोपे को फांसी देने के बाद में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाले पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैप्टन सावर्स का। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? असिस्टेंट जेलर एग्जाम, वीडियो एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1 नंबर राम सिंह, 2 नंबर उदयभान सिंह, 3 नंबर किरत सिंह, 4 नंबर भगवंत सिंह। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भगवंत सिंह, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था और यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर रामचंद्र हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद भी करवाया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के रूप में गांवों में वितरित की गई थी वह क्या थी? तो रोटी दी गई थी। रोटी एक संदेश के रूप में गांवों के अंदर है भोजन सामग्री थी और साथ में एक क्रांतिकारी संदेश भी फैला रही थी। तो ये रोटी गांवों में वितरित की गई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, पटवारी परीक्षा 2008 में पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 1 नंबर तांबा, 2 नंबर चांदी, 3 नंबर लोहा, 4 नंबर टिन। तो लोग है ना वो चांदी से परिचित नहीं थे आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़वासी तांबे के साथ में लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं करते थे। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, महिला पर्यवेक्षक, आर्थिक अन्वेषण, कनिष्ठ वैज्ञानिक, कई एग्जामों में पूछा है दोस्तों। तो देखो गणेश सभ्यता के अवशेष जी हैं अवस्थित है। 1 नंबर नीम का थाना सीकर, 2 नंबर श्री गंगानगर, 3 नंबर पलसाना, 4 नंबर रिंग सीकर। तो
आपने भी पढ़ा है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष नीम का थाना सीकर में है। ठीक है, गणेश्वर प्राक हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन ये स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में जिला सीकर में कोटपुतली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2004 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? तो सेकंड ग्रेड में पूछा है, पीटीआई थर्ड ग्रेड में पूछा है, सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? 1 नंबर गणेश्वर, 2 नंबर बागोर, 3 नंबर आहड़, 4 नंबर गिलुंड। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो है गणेश्वर सभ्यता से ताम्रयुगीन उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो कांटली नदी में। ठीक है, कांटली नदी में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। इसी के किनारे है ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड ईओ थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है, कांटली नदी कहां पर है? 1 नंबर आहड़, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर बेराट। सही आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा है गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के किनारे है और नीम का थाना सीकर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल। कई बार आरसी अग्रवाल मिलता है तो आरसी अग्रवाल सही होगा, और रतन चंद्र अग्रवाल पूरा फुल फॉर्म इसकी नाम की मिले तो रतन चंद्र अग्रवाल कर देना। सेकंड ग्रेड 2022 लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन असिस्टेंट टीचिंग ऑफिसर में एआरओ में कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल की है? 1 नंबर हड़प्पा काल, 2 नंबर लोहा युग, 3 नंबर ताम्र या कांस्य युग, 4 नंबर है पूरा पाषाण काल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ताम्र कांस्य युग। गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्र कांस्य युग की है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर बेराट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका गणेश्वर, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरावाली, ताम्रपिन, उस्तरे के फलक, अंगूठियां प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपीस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन हैं। दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश या ढक्कन, हांडी प्रमुख रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर से प्राप्त मर्तभांड किस प्रकार के हैं? तो 1 नंबर है गेरिक मर्तभांड है। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता सीकर में गेरिक मर्तभांड मिले हैं। स्कूल व्याख्याता कोच एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा है, सुमेलित नहीं है वो बताओ। बाकोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण, 2 नंबर कालीबंगा दुर्गीकरण, 3 नंबर गणेश्वर काले चमकीले मर्तभांड, 4 नंबर है बेराट बौद्ध विहार। तो अभी हमने बताया था कि गणेश्वर सभ्यता में काले चमकीले मर्तभांड नहीं मिले हैं, यह रहा वो क्वेश्चन, गेरिक मर्तभांड मिले हैं। ठीक है, गेरिक मर्तभांड। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन, 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बालाथल, 4 नंबर बेराट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बालाथल। बालाथल में 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो VN मिश्र के नेतृत्व में बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। वनरक्षक कॉलेज व्याख्याता थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? 1 नंबर तिलवाड़ा, 2 नंबर बूढ़ा पुष्कर, 3 नंबर बालाथल, 4 नंबर बागोर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बालाथल, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
एक नंबर है जोधपुरा साबी नदी के किनारे है। ओजियाना जो है ये खारी नदी के किनारे है। उसके बाद में कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता कातली नदी के किनारे नहीं है। तो ये 4 नंबर सुमेलित नहीं है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर बालाथल, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर है गिलोंड। उसके बाद में इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बालाथल, क्योंकि दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल। अगर आपको कालीबंगा भी मिले तो भी इसका सही आंसर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है? 1 नंबर बदर, 2 नंबर है बख्तपुरा और 3 नंबर है अकबरपुर, 4 नंबर है बालाथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1 नंबर गिलुंड राजसमंद में है, दूसरा भगवानपुरा है, तीसरा आबानेरी दौसा में है और रोजडी है। उसके बाद में देखो आबानेरी दौसा में है, तो ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, आबानेरी दौसा में है। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? 1 नंबर लछूरा, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर नगर और 4 नंबर है बेराट। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लछूरा, क्योंकि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लछूरा स्थल की खुदाई की गई थी। 1998 में लछूरा भीलवाड़ा स्थल की खुदाई से 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करें रियासतों के साथ में जो कौन सा सुमेलित नहीं है, 1 नंबर उदयपुर से था CL सावर्स, उसके बाद में कोटा से मेजर बटन था, भरतपुर से मेजर निक्सन था और जयपुर से मेजर लॉरेंस नहीं था। ठीक है, मेजर लॉरेंस नहीं था। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1 नंबर जॉर्ज लॉरेंस था, 2 नंबर पैट्रिक लॉरेंस था, 3 नंबर मेजर बटन था, 4 नंबर है रिचर्ड। यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों मेजर बटन, क्योंकि कोटा का मेजर बटन था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ध्यान रखना, हॉल याद रखना, जेडी हॉल है, ये सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेट में भी पूछा है 2022 में, और रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ 2024 में, उसमें भी आया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर में तो मैक मॉरिसन था। ठीक है, मैक मॉरिसन, तो मॉरिसन राइट आंसर है। 1 नंबर बटन दे रखा है, 2 नंबर सावर्स है, 3 नंबर मेसन है, 4 नंबर मॉरिसन है। तो ये वीडियो के एग्जाम 2021 में भी आया है। और ध्यान रखना क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2nd ग्रेड में भी सबसे ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1 नंबर ऑप्शन मेजर बटन, 2 नंबर मॉक मेसन, 3 नंबर है कर्नल ईडन, 4 नंबर है मॉरिसन। तो ईडन ध्यान रखना, ईडन है ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, बर्टन कोटा से था और ये मॉरिसन भरतपुर से था, और मैकमोसन कहाँ का था ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? 1 नंबर लॉर्ड लीटन, 2 नंबर क्लाइव, 3 नंबर लॉर्ड कर्जन, 4 नंबर लॉर्ड कैनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन है, ये उस टाइम गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है युग्म असुमेलित है वो बताना है हमें। एक तरफ देशी रियासत दे रखी है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखी है, और 1st ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन है पूछा भी गया है। 1 नंबर है भरतपुर से कैप्टन जेडी हॉल नहीं था, ये सिरोही से था हॉल। उसके बाद में जयपुर से कर्नल ईडन था, मेवाड़ से CL सावर्स था और मारवाड़ से मॉक मोशन था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रकार के क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा उस टाइम स्वरूप सिंह थे। ठीक है, स्वरूप सिंह। सेकंड ग्रेड 2023 में, रीट 2022 में क्वेश्चन आया है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा उस टाइम स्वरूप सिंह थे। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? अब सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया एक ग्रंथ है जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। ये हेडमास्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ कहाँ पर लिखा था? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर उदयपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? 1 नंबर वैदिक प्रेस, 2 नंबर वैदिक यंत्रालय, 3 नंबर वैदिक मुद्रणालय, 4 नंबर है आर्य मुद्रणालय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वैदिक यंत्रालय, क्योंकि अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया मुद्रणालय है वैदिक मुद्रणालय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रणालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर जयपुर। वैदिक यंत्रणालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ये अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? 1 नंबर राजस्थान समाचार, 2 नंबर सजन कीर्ति सुधारक, और 3 नंबर है तरुण राजस्थान, और 4 नंबर है राजपूताना गजेटियर। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सजन कीर्ति सुधाकर, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखो, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सजन कीर्ति सुधारक मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। ये महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित भी किया था। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? समाचार पत्र है मजहरुल सरूर, ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? 1 नंबर भरतपुर से 1849 में प्रकाशित किया गया था। इसका जो व्याख्या है वो देखो, राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 ईस्वी में भरतपुर से निकाला, जिसका नाम था मजहरुल सरूर। ये मासिक पत्रिका थी। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। मजहरुल सरूर के बारे में तो पूछ लिया है आरएस में, लेकिन अब नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मारवाड़ गजट है यह प्रकाशित कब किया गया और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तख्त सिंह के शासनकाल की बात है दोस्तों, अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 1 नंबर कनक मधुकर, 2 नंबर ब्रज दयाल शर्मा, 3 नंबर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, 4 नंबर है देवी शंकर तिवारी। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1 नंबर नागपुर। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात हो रही है। 1 नंबर नागपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर दिल्ली। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर जिले के अंदर संपन्न हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? 1 नंबर जय नारायण व्यास, 2 नंबर अर्जुन लाल सेठी, 3 नंबर माणिक लाल कोठारी, 4 नंबर हो जाएगा सागरमल। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास थे, जय नारायण व्यास, ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है वो है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है ना। जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान है ये 1927 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित किया।
अखंड भारत 1938 में मुंबई से अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र पीप अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, पीप से। उसके बाद में देखो पीप अंग्रेजी में, ठीक पीप है ना, ये पीप समाचार पत्र अंग्रेजी में था। इत्यादि समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन भी किया था जयनारायण व्यास ने। ये जयनारायण व्यास के द्वारा संपादन किए गए पत्रिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ उदयपुर में देश के हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की बात हो रही है। 1 नंबर 2 जुलाई 1867, 2 नंबर है 2 जुलाई 1880, 3 नंबर है 2 जुलाई 1870 और 4 नंबर है 2 जुलाई 1877। तो मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी व्याख्या देखिए देश हितैषी सभा के बारे में। देश हितैषी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एकमात्र ऐसी संस्थान थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूताना में उत्पन्न वैवाहिक संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया और राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहुविवाह के संबंध में नियम भी बना दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन आया है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 नंबर सती प्रथा का उन्मूलन, 2 नंबर विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, 3 नंबर छुआछूत की समस्या का निराकरण, 4 नंबर है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर सही आंसर है विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यही था हितैषी सभा का, देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। 1 नंबर जयपुर में, 2 नंबर उदयपुर में, 3 नंबर कोटा में, 4 नंबर बूंदी में। तो यहाँ पर हम बात करें समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1 नंबर बांसवाड़ा 1928 में, 2 नंबर है अजमेर 1934 में और 3 नंबर पर है बांसवाड़ा 1934 में, 4 नंबर है अजमेर 1928 में। यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों अजमेर 1934 के अंदर राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बम्बई में बुलाई गई थी। इस बैठक में अखिल भारतीय असभ्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसको पूना पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था। 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ था। अमृतलाल बिठल दास ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिड़ाला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। हरविलास शारदा ध्यान रखना अजमेर से थे। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? 1 नंबर पर दे रखा है हरविलास शारदा, जो हमने व्याख्या में देखी और क्वेश्चन बन गया ना जैन एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, इसलिए व्याख्या जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तृण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? 1 नंबर हरलाल सिंह चौधरी, 2 नंबर रामनारायण चौधरी, 3 नंबर लादूराम चौधरी, 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। तो दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया था रामनारायण चौधरी ने। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1920-21 ईस्वी में प्रकाशित तृण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी थे। अगला क्वेश्चन है, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? 1 नंबर जगहित कारक, 2 नंबर राजपूत गजट,
3 नंबर राजस्थान समाचार, 4 नंबर है खेर ख्वाहे खलक। इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत गजट, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मोती बेगम राजपूत गजट में महिला पत्रकार थी। अगला क्वेश्चन देखो, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर जयपुर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका अजमेर, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पारित सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया था। इसके द्वारा बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के नियम बनाए। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़कियों के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे। जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते थे वे रीत कहलाते थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने टिक्के और रीति की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। तीसरा है विवाह की कम से कम आयु लड़के के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। निस्संदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। ठीक है, व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 1889 ईस्वी में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया है 16 अक्टूबर को। 1889 में कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? 1 नंबर है दोस्तों अजमेर, 2 नंबर माउंट आबू, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर जोधपुर। यहां पर सही आंसर हो जाएगा अजमेर, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह किसने कहा था? 1 नंबर रतन देवी शास्त्री, 2 नंबर कमला स्वाधीन, 3 नंबर कल्याणी पराशर और 4 नंबर है शांति त्रिवेदी। तो राइट आंसर भी शांति त्रिवेदी है, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये शांति त्रिवेदी ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखो। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेणी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही थी। इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना भी की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो 1 नंबर जयनारायण व्यास, ध्यान रखना जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? 1 नंबर शांता त्रिवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में भाग लेकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली शांता त्रिवेदी का विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ था। 1947 में इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर पर हो जाएगा जोधपुर। तो स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला ही कोटा से है। ठीक है, कोटा से है। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 में देश में कोटा की जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार विधायक भी रह चुकी है, 1962 से 67 तक और 72 से 1977 तक। ठीक है, ये नगेंद्र बाला ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जैन एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। 1 नंबर पर है मोहनलाल सुकाड़िया, 2 नंबर माणिकलाल वर्मा, 3 नंबर दामोदर दास व्यास, 4 नंबर जयनारायण व्यास। तो लोहे पुरुष की जब भी बात आती है तो दामोदर दास व्यास को याद किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मालपुराण टोंक में जन्मे दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 1967 के विधानसभा चुनाव में जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से हराया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सम्मिलित कीजिए। सावित्री देवी भाटी,
भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता, इनका मिलान करना है। तो सावित्री देवी भाटी जोधपुर से थी और उसके बाद में भगवती देवी उदयपुर से हो जाएगी। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से थी और कुसुम कुमारी गुप्ता है ये कोटा से थी। ठीक है, ये आंदोलनकारी महिलाएं हैं, रियासत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? एक नंबर पीटीआई एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। एक नंबर है बाबा हरिश्चंद्र, 2 नंबर है दाऊद दयाल आचार्य, 3 नंबर रामकरण जोशी, 4 नंबर गुलाबचंद कासलीवाला। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों इसका दाऊद दयाल आचार्य। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? एक नंबर विजय सिंह प्रतीक, 2 नंबर दीनदयाल, 3 नंबर मुंशी दीनानाथ, 4 नंबर है बाबा हरिश्चंद्र। यहाँ पर सही आंसर है बाबा हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जेल प्रेरी और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। एक नंबर 1931, 2 नंबर 1933, 3 नंबर 1934, 4 नंबर 1936। यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल से पंडित मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी के अंदर गठित किया गया और जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सोराराम व लक्ष्मण दास स्वामी मंत्री थे। सहयोगी रहे बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वेद पंडित मग्गाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शेषव काल में ही दमन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक नंबर लक्ष्मीदास स्वामी, 2 नंबर मग्गाराम वेद, 3 नंबर भिक्षालाल बोहरा, 4 नंबर है मुक्ता प्रसाद। यहाँ पर सही आंसर क्या लगता है आपको? मग्गाराम वेद हो जाएगा ना। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम वेद थे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? नहीं है। मग्गाराम वेद तो हमने अभी देखा है। उसके बाद में देखो मग्गाराम वेद तो देख लिया हमने। उसके बाद में भिक्षालाल बोहरा भी था, लक्ष्मणदास स्वामी भी था। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहा था बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम वेद थे, लेकिन इसमें भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मणदास स्वामी भी शामिल थे। 1 2 तीनों से ये तो ये 4 नंबर में दे रखा है 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए 4 नंबर ऑप्शन राइट कर दो। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसकी जो स्थापना है बीकानेर प्रजामंडल की, इसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है और वो भी कलकत्ता के अंदर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन है। 1 नंबर 1936 में, 2 नंबर 1940 में, 3 नंबर 1950 में, 4 नंबर 1945 में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित है। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा कि जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो, इसके प्रतिवाद में मन घमंड दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर है बीकानेर। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों बीकानेर, क्योंकि बीकानेर रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1 नंबर बलवंत सिंह मेहता है, ये 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता।
अब इसकी व्याख्या देखो। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। सर्वाधिक संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने और नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर अस्थायी कार्यालय अजमेर में हुआ, जिसमें आचार्य JB करपला ने उद्घाटन किया। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथ द्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो वो था उत्तरदायी शासन आंदोलन। 1 नंबर पर इसका आंसर हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन AEN एग्जाम, सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011, थर्ड ग्रेड 2023, राजस्थान पुलिस 2018, थर्ड ग्रेड 2023, जेल प्रेरी 2018, इतने एग्जाम में आए हैं कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1 नंबर ठाकुर पूर्ण सिंह, 2 नंबर हुक्मचंद और 3 नंबर त्रिलोकचंद माथुर, 4 नंबर है नारायण सिंह। ध्यान रखना, करौली का जब भी नाम आता है तो माथुर याद रखना, ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर। अगला जो क्वेश्चन है करौली प्रजामंडल इसका व्याख्या देखेंगे। करौली प्रजामंडल राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना की गई। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पहले 1938 में प्रांतीय कार्यालय कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर करौली। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों करौली, क्योंकि मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध है वो करौली से था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है वो बता दो। 1 नंबर कृष्ण दत्त पालीवाल धौलपुर से था, मथुरा दास माथुर मारवाड़ से, गोपीलाल यादव भरतपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से। ध्यान रखना 4 नंबर हरिमोहन माथुर करौली दे रखा है, ये गलत है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य जुड़ा हुआ है? चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक ये किस प्रजामंडल से जुड़े हैं? 1 नंबर बीकानेर प्रजामंडल, 2 नंबर प्रतापगढ़ प्रजामंडल, 3 नंबर शाहपुरा प्रजामंडल, 4 नंबर है सिरोही प्रजामंडल। तो यहाँ पर सही आंसर है प्रतापगढ़ प्रजामंडल में चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी में राजस्थान कक्षा बोर्ड 12वीं की पुस्तक के अनुसार 1936 है और अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम अनुसार बताइए। 1 नंबर मारवाड़, 2 नंबर मेवाड़, 3 नंबर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर कालक्रम है, सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका कालक्रम हो जाएगा मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, ठीक है, मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? 1 नंबर पर है भूसावर, 2 नंबर रेवाड़ी, 3 नंबर आगरा, 4 नंबर बयाना। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों रेवाड़ी, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया, देशराज को सचिव बनाया गया और 4 मार्च 1938 को श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव तथा एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज था और रेवती शरण शर्मा को बनाया गया था। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। यह व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण किसके करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया था? भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया था। 1 नंबर ब्रज जया समिति, 2 नंबर प्रजा परिषद, 3 नंबर भरतपुर प्रजा परिषद, 4 नंबर है जमींदार किसान सभा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर प्रजा परिषद।
भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। अगला जो क्वेश्चन है वो है गोपीचंद यादव ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल